कम अच्छा? सो अनिल जी एक्चुअली हमेशा बजट जब आता है उसके 15 दिन पहले, 7 दिन पहले, 2 दिन पहले अलग मूड होता है। 15 दिन पहले तो सब बोलते हैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। 2-3 दिन, 7 दिन पहले एक्सपेक्टेशन बनना शुरू हो जाता है। जैसे इस बार हुआ कि भाई 2025 में तो इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले 30% अंडर परफॉर्मेंस है। जनवरी के पहले 3 हफ्तों में और 10-15% अंडर परफॉर्मेंस आ गई। रुपया भी गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे इंडिया को एक अट्रैक्टिव कैपिटल मार्केट बनाने के लिए हमको एसटीटी, कैपिटल गेन रिव्यू करना चाहिए। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन बन गई और फिर वो एक्सपेक्टेशन रियलाइज नहीं हुई, एक्सपेक्टेशन गलत साबित हुई। इसकी वजह से मार्केट नाराज हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मार्केट जितना नाराज है उतना खराब तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि भाई एसटीटी के अलावा जैसे बायबैक टैक्स को जो एक नेगेटिव था उसको हमने सुधार दिया है अभी। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, देखिए हमेशा जब बजट स्टार्ट होता है तो लंबी रूरल इकोनॉमी, एग्री इकोनॉमी, रूरल रोड्स, एनआरईजीएस, ये सब पे ही बात होती है। इस बार अगर आप बजट देखें तो पूरी की पूरी डिस्कशन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, जैसा मैंने बताया सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स। तो भाई कैसे केपेक्स को बढ़ाया जाए, कैसे इंडिया को और आकर्षक बनाया जाए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा होगी। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव है, इसमें कोई खराब नहीं है। बट मार्केट डेफिनेटली नाराज है क्योंकि जो हमको दिख रहा है, मतलब मार्केट का जो इंडेक्स देख करके दिख रहा है कि भाई मार्केट शायद नाराज है एसटीटी और ये सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन 1 मिनट उसको नज़रअंदाज करें तो बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आगे जाकर के मार्केट एक्चुअली इंप्रूव होना चाहिए। ऐसी क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही कि जिनसे मार्केट इंप्रूव होना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी, ये है कि जितना भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर्स है, डेटा सेंटर्स हैं, सो जो एक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और इंडिया को आकर्षक बनाने के लिए जो चीज़ें अनाउंस की गई है, उसके ऊपर अगर ध्यान दें, जैसे सेफ हार्बर, ये जो इससे डेफिनेटली क्लैरिटी मिलती है कि भाई एक्सपेंसेस को कैसे देखा जाए, प्रॉफिट्स को कैसे देखा जाए, जो मार्जिन्स को कैसे देखा जाए। और ये 2000 करोड़ तक की लिमिट तक का आईटी, आईटीएस, केपीओ, बीपीओ सब लोगों के लिए सेफ हार्बरिंग जो किया गया है, आई थिंक इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है और टैक्स का जो डर होता है वो भी कम होता है। तो काफी सारी चीजें जो प्रोग्रेसिव है। और बजट के अलावा अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में तो भाई टैक्स कट्स, जीएसटी कट्स, 8th पे कमीशन, हर स्टेट इलेक्शन में किसी न किसी तरीके का स्टिमुलस दिया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो बैकग्राउंड में काफी चीजें पॉजिटिव वैसे भी हो रही है, डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं। आई थिंक बाजार की नाराजगी जैसा मैंने बताया शायद एसटीटी की वजह से, बिकॉज क्या है कि कैपिटल कैपिटल मार्केट्स को अगर आप देखें तो डेफिनेटली हमारा टैक्सेशन बढ़ते ही जा रहा है। डिविडेंड के ऊपर डबल टैक्स है। उसके ऊपर आप देखिए, पहले तो कैपिटल गेन्स नहीं था इसलिए एसटीटी लगाया हमने, अब कैपिटल गेन्स भी आ गया, कैपिटल गेन्स को बढ़ा भी दिया, उसके ऊपर सरचार्ज, उसके ऊपर सेस, और फिर लगातार बढ़ता हुआ एसटीडी। तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न का मैटर है। और लास्ट थिंग मैं कहूंगा कि भाई हम सब लोग क्या एफएनओ में स्पेकुलेशन नहीं कर रहे। जैसे हमारी इंडस्ट्री है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा तो हम आर्बिट्राज फंड्स में मैनेज करते हैं, ये तो पूरा हेज्ड है। फिर हम लोग 10 लाख करोड़ से ज्यादा हाइब्रिड फंड्स मैनेज करते हैं, इसमें भी हम लोग एफएनए यूज करते हैं, लेकिन वो रिटेल कस्टमर्स का पैसा वोलेटिलिटी से बचाने के लिए एफएनओ यूज करते हैं। तो ये जरूर एक नेगेटिव है। बट इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए है वो पॉजिटिव है। अब तो ये जो नई कैटेगरी बनाई है पिछले साल, वो एसआईएफ वाली, जो लॉन्ग शॉर्ट दोनों करते हैं, तो उन पे भी असर आएगा? तो लॉन्ग शॉर्ट वाले फंड तो फिर उनको तो एफएनओ में ही करना है ना सर, कहाँ करेंगे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो अनिल जी, जैसा आप वो सही बोल, देखिए एसआईएफ, आर्बिट्राज, हाइब्रिड फंड, ये सारे के सारे कैटेगरीज जो हमारे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर को कम वॉलेटिलिटी के साथ इक्विटी में पार्टिसिपेशन कैसे दिया जाए, इक्विटी और कमोडिटी में पार्टिसिपेशन कैसे दिया जाए विथ लो वॉलेटिलिटी, उसी के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भाई कहीं और एफएनओ का शायद स्पेक्युलेटिव इस्तेमाल हो रहा है जरूर, लेकिन वो स्पेक्युलेटिव इस्तेमाल के ऊपर हम लोग सिन टैक्स की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जो जहां पे जेन्युइन काम हो रहा है उसका भी नुकसान हो रहा है साथ में। बात तो सही है कि या तो फिर यही कि जो मशीन ट्रेड कर रहे हैं, एल्गो ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं पर लगाया जाता है। ये तो ऐसा हो गया कि बेचारे एसआईएफ के लिए तो जैसे वो
कोविड वाला हाल हो गया। कोविड के पहले आप दुकान का इनॉग्रेशन करो, मेरा बिजनेस आइए सब, आज मैं सब पार्टी रखता हूँ हमारा, डेकोरेट करके, मतलब 4 दिन बाद सब बंद, साल 2 साल बंद हो गए। सही वाला हाल है, शुरू होते ही आ गया। एनीवे, अच्छा ये बायबैक वाला जो रैशनलाइजेशन किया है सर, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो वो एक नेगेटिव चीज को हमने, ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा रियायत दे दिया है, ये हमने किया है जरूर कि भाई जो नेगेटिव चीज थी उसको आपने थोड़ा कम नेगेटिव कर दिया। क्योंकि अनिल जी आप जानते हैं कि जब कंपनीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम डिविडेंड दे रहे थे, तो अब डिविडेंड को तो आपने फुल्ली टैक्सेबल कर दिया है। तो फिर कुछ कंपनियों ने सोचा कि भाई चलिए डिविडेंड तो फुल्ली टैक्सेबल है, तो कम से कम रिटर्न ऑफ कैपिटल कर सकते हैं बायबैक करके। लेकिन बायबैक को भी फुल्ली डिविडेंड की तरह ही ट्रीट किया गया और उसको फुल्ली टैक्स किया गया। तो अब थोड़ा ये रियायत मिला है कि भाई बायबैक में अगर आप शेयर टेंडर करेंगे तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कैपिटल गेन लगेगा, प्रमोटर को 30% लगेगा। लेकिन अगर प्रमोटर एक कॉर्पोरेट एंटिटी है तो 22% लगेगा, क्योंकि कभी कभी प्रमोटर प्राइवेट इक्विटी फंड्स या दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। तो आई थिंक एक थोड़ी रियायत दी गई है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हमने कोई बहुत बड़ा एक नेगेटिव को कम नेगेटिव किया गया है, ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से। अच्छा, एक जाने से पहले एक सवाल और आ गया मन में सर। अगर मैं एक इक्विटी फंड इन्वेस्टर हूँ या डेट फंड इन्वेस्टर हूँ, क्या मुझे बजट के बाद पोर्टफोलियो में किसी तरह का कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बजट है, सी देखिए डोमेस्टिक कंडीशंस तो इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन मार्केट को ऊपर जाने से क्या चीज रोक रही है, वो बाहर का माहौल है। तो अब क्या है कि कल से फिर यही हो जाएगा, एआई, वहां पे यूएस की कंपनियों के नतीजे कैसे आ रहे हैं, एआई के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, यूएस में फेड गवर्नर के साथ क्या बात हो रही है, जियो पॉलिटिक्स की क्या बात हो रही है। तो कल से बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। और बजट को ज्यादा, तो बजट तो चलिए ये डे खत्म हो जाएगा तो आगे से फिर लोग दूसरे सब चीजों को देखने लगेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाहिए। हाँ ये बात जरूर है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2026 का, पहले भी जैसे हमने बात की थी, आने वाले एक आध क्वार्टर या आने वाले 3 से 6 महीने ज्यादा से ज्यादा मार्केट इसी तरीके से रहेगा। लेकिन इसी तरीके से रहेगा तो डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव होने के चक्कर में मार्केट विल बिकम चीपर एंड चीपर। तो आने वाले 3-6 महीने में निवेश के मौके हैं, लेकिन अगर हम 12-18 महीने के बाद भी मिलते हैं तो एक बढ़िया लेवल पे हो सकते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार के लिहाज से। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने और विस्तार से बातचीत की आपने। और आइए, इस बीच बाजार थोड़े और कमज़ोर होते दिख रहे हैं। वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, बाजार भी थोड़े और गिरते नजर आ रहे हैं। 58,500 पर निफ्टी आ गई, बैंक निफ्टी